नाज़रीन, ईरान ने इजराइल को तारीखी सबक सिखाने का आखिरकार इंतजाम कर लिया है और रशिया की जानिब से बिलाखिर वो खतरनाक हथियार भेज दिया गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था ईरान की जानिब से। और ये वो हथियार है जो आज तक मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये एक ऐसा हथियार है जो सैटेलाइट्स को, कम्युनिकेशंस को, हर एक चीज को मंजमद करके रख सकता है और इसकी रेंज थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक है। ये 5000 किलोमीटर के अंदर एक ऐसी तबाही मचा सकता है कि जिसको इमेजिन तक नहीं किया जा सकता। और यह हथियार आज तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जानिब से भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह पहली बार ईरान को दे दिया गया है। इसी दरमियान नाज़रीन, खबरें ये सामने आ रही हैं कि ये हथियार साथ डिप्लॉय किया जाएगा और ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल चलाए जाएंगे। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल ईरानी भी हो सकते हैं और रशियन और चाइनीज भी हो सकते हैं। तो एक तारीखी सबक जो है इजराइल को सिखाने का यहां पर पूरी तरह से इंतजाम हुआ है। ये इतना डिले क्यों हो रहा था? ईरान, रशिया, चाइना किस तरह से एक दूसरे के साथ ऐसे हाई लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ये टॉप सीक्रेट, टॉप मेगा सीक्रेट चीजें जो है वो हमारे सामने आई हैं। ईरानी वफद जो मॉस्को पहुंचा है उसने प्यूटन के सामने क्या बात रखी और फिर प्यूटन ने क्या यकीन दहानी करवाई। चाइना के साथ ईरान की क्या बात हुई है, चाइना की जानिब से ईरान को क्या यकीन दहानी करवाई गई है, न्यूक्लियर का जवाब जो इजराइल दे सकता है उस हवाले से क्या तैयारियां हुई हैं। बहुत ये स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो हकायक जो जरा पर्दे से पीछे थे, जो छुपे हुए थे, अब वो टॉप मेगा सीक्रेट हकायक हमारे सामने आए हैं। ईरान इस वक्त पूरी तरह से तैयार है और सबसे बड़ी खबर आपको ये शेयर कर दें कि नाउ दिस इज अ वॉर फॉर ब्रिक्स। जैसे इजराइल कहता है ना अमेरिका जाकर के ये हमारी जंग नहीं, ये नेटो की जंग है, तो आपको बड़ी खबर ये शेयर कर दें कि अब ये जंग ब्रिक्स की जंग बन चुकी है। ईरान के खिलाफ जंग सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं होगी, फलस्तीन की जंग सिर्फ फलस्तीन के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि ये ब्रिक्स की जंग होगी। वो किस तरह से होगी, ये सारे स्पेशल हकायक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आपको इस तनाज़े से मुतल्लिक एक अहम तरीन अंडरस्टैंडिंग इन हकायक के बाद होने वाली है। ये वो रिवायती हकायक नहीं है जो आमतौर पर बयान किए जाते हैं। बहुत रिसर्च के साथ और बहुत ख़ास चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, ईरान का रिस्पॉन्स आने जा रहा है और सबसे पहले ज़रा अंदाज़ा करें जो चीन की जानिब से ईरान को बात कन्वे की गई है। चीन की जानिब से कभी, मतलब ये तारीखी बात है, चीन ने कभी किसी को ऐसी गारंटी और ऐसी बात नहीं की। और खासकर अगर हम इस्लामी दुनिया में देखें या मिडिल ईस्ट में देखें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी चीन की जानिब से ईरान को कहा गया है कि आप इजराइल के ऊपर हमला जो करने जा रहे हैं वो जिस भी स्केल का होगा उसमें उसका नतीजा जो भी निकलेगा हम आपकी बैक के ऊपर खड़े हैं। यानी चीन ने यह नहीं कहा कि लिमिटेड हमला करें, चीन ने यह नहीं कहा कि आप हमला रोक दें ताकि यहां पर कोई इलाकाई जंग न छिड़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं चीन ने की। चीन ने कहा यह आपका राइट है, अगर आप फैसला करते हैं हमला ना करने का तो भी हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप फैसला करते हैं हमला करने का, जो कि जाहिर बात ईरान कर चुका है, तो आप जितना भी हमला बड़ा करेंगे और उसका जवाब जो भी आएगा, अमेरिका आपके ऊपर हमला करे, इजराइल करे, मतलब वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर, हम आपकी बैक के ऊपर खड़े हैं। यानी एक होता है ना कि ब्लैंक शीट के ऊपर दस्तखत करना, ये वही वाली बात है कि फुल सपोर्ट, लिमिटलेस सपोर्ट, कि ये नहीं कि अच्छा अगर ये होगा तो फिर हम आपके साथ खड़े होंगे, आप जरा ऐसे करें तो फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। नहीं, ये आपका राइट है, आपने जो करना है करें। हम आपके अब वो इत्तेहादी बन चुके हैं। आपको पता है 400 बिलियन डॉलर्स के मुआहदे इधर हो चुके हैं चाइना और ईरान के दरमियान। तो ये चाइना की जानिब से इतनी बड़ी बात सामने आई है कि जिसका कोई इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन का एक एक लफ्ज, चीन का एक एक कदम, उसकी एक एक स्टेटमेंट वो माने रखती है, एक एक एक्शन उसका माने रखता है। ये अमेरिका नहीं है जो मतलब इतना एम्पायर ऑफ लाइज बन चुका हो कि बाइडन कुछ कह रहा है, ब्लिंकन कुछ कह रहा है, मतलब कोई हैसियत ही नहीं है कि उनके अल्फाज बेमानी हो चुके हैं। चाइना और रशिया वो नहीं है, तो चाइना, ये बहुत बड़ी बात है। अब जरा यहां पर पहले मैं एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं कि 3 बड़े मुल्क ब्रिक्स के वो किस तरह से मिलकर इजराइल को गिराने का फैसला कर चुके हैं। हाउ अ ब्रिक्स ट्रायो इज स्टेयरिंग डाउन इजराइल। एक ब्रिक्स के मेंबरान का ट्रायो है जो इजराइल के खात्मे के लिए इजराइल को जो है ना
स्टेयर डाउन करने के लिए काम कर रहा है। और ये कौन से 3 ममालिक है और वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं? While Israel increasingly isolate itself on international stage, BRICS members Iran, Russia and China are quietly coordinating a full spectrum effort to support Palestine diplomatically and militarily। जब इजराइल आलमी सतह के ऊपर जो है वो आइसोलेट हो रहा है, तो ये 3 ममालिक, इनका ट्रायो जो है वो इस वक्त फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर है और बड़ा क्वाइटली, यानी बड़े खुफिया तरीके से, बड़े स्ट्रेटेजिक और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से फलस्तीन को मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक ज़बरदस्त हेडलाइन आपके सामने रखी। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि ईरान, रशिया और चाइना ये डेली बेसिस के ऊपर एक दूसरे के साथ राब्ते में है। यानी हमारे पास तो ये खबर आती है ना कि जी आज ईरान और चाइना के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता हुआ है, आज ईरान और रशिया के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता हुआ है, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद। ये नहीं हो रहा, हो ये रहा है, मैंने आपको बताया कि टॉप मेगा सीक्रेट आज आपके साथ चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। हो ये रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ता हो रहा है। डेली की एक्टिविटीज़, डेली के फैसले, डेली के मामलात एक दूसरे के साथ इस लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन इन तीनों मुल्कों की इस वक्त हो रही है। और उसकी वजह नाज़रीन सिर्फ यह है कि ईरान, रूस और चीन ने एक मुश्तरका मफाद के ऊपर अपने आप को इकट्ठा कर लिया, और वो मुश्तरका मफाद है अमेरिका का खात्मा। लेकिन इस अमेरिका के खात्मे के लिए पहले इजराइल का खात्मा जरूरी है, तो इसीलिए इस हाई लेवल के ऊपर जो है ये मामलात हो रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक वाकया सुनाना चाहता हूं जो बहुत बड़ी खबर है, कमाल खबर है, कि जो ईरानी डेलीगेशन अभी मॉस्को गया है, मॉस्को के विजिट के ऊपर ईरान ने क्या बात की प्यूटन को, और प्यूटन का आगे से क्या जवाब आया, रशियंस का क्या जवाब आया, जरा अंदाजा करें। ईरानी वफद नाज़रीन मॉस्को पहुंचा है और मॉस्को जाकर ईरान ने रशियंस को यह कहा कि आस्क व्हाट यू वांट एंड वाइस वर्सा। यह मुख्तसर सी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन इसके डायनामिक्स कितने बड़े हैं। ईरानियंस ने रशियंस को जाकर कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। वैसे ऐसे कभी रियासतें एक दूसरे से बात करती नहीं है, इस तरह के डायलॉग तो वैसे फिल्मों के डायलॉग होते हैं, लेकिन आप देखिए अब मामलात किस लेवल के ऊपर जा चुके हैं। ईरानियंस ने कहा आस्क व्हाट यू वांट, तुम जो चाहे मर्जी हमसे डिमांड करो, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। मैंने आपको कहा ना कि ऐसे ब्लैंक शीट में रियासतें एक दूसरे के साथ डील नहीं करती हैं, जो ये ट्रायो बन चुका है और एक दूसरे से के साथ डील कर रहा है। कि यानी ईरान ने कहा कि मिलिट्री सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हमारी डायरेक्ट फौज, कुछ भी आपको चाहिए, तेल चाहिए, कुछ चाहिए, हम पूरी तरह से आपके लिए तैयार हैं। आस्क व्हाट यू वांट, जो मर्जी चाहिए हम आपके लिए वहां पर अवेलेबल होंगे। जो आज रशिया को ऐसी मदद को सवाल ही पैदा नहीं होता कोई दे सके। साथ उन्होंने कहा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मुराद है? वाइस वर्सा का मुराद यह है कि फिर हम भी आपसे यही तवक्को करते हैं, अगर हम आपके लिए सर, धड़, जान और माल सब की बाजी लगाने के लिए इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और हम अपना सारा कुछ आपके लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, आपके लिए किसी से भी भिड़ जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम भी आपसे यही तवक्को करते हैं। अगर आप भी हमें यही गारंटी देते हैं, अगर आप हमें भी यही जुबान देते हैं कि आप हमारे लिए भी इस हद तक तैयार हैं, तो फिर ये डील पक्की समझी जाएगी, जिसको आप कंप्रीहेंसिव डील कह रहे हैं। ठीक है ना, ये सोफिस्टिकेटेड लफ्ज जो है वो कंप्रीहेंसिव डील इसको कहा जा रहा है, लेकिन असल में उसकी असल कहानी आज सामने आई है कि ये इस तरह से डेलीगेशन अभी गया है और वहां पर ये बातें हुई हैं। तो आपको पता है रशिया ने आगे से क्या जवाब दिया? रशिया ने कहा है यस, रशिया ने हाँ में जवाब दिया है कि ठीक है, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये रशिया की हाँ कितनी बड़ी हाँ है और इसके कितने बड़े डायनामिक्स हैं, और ये अनइमेजिनेबल ये अलायंस है जो यहां पर इस लेवल के ऊपर तश्कील पा गया। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि देखें, रशिया और चाइना के मिडिल ईस्ट की तरफ जो मकासद हैं वो तो सेम है, लेकिन दोनों के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है। रशिया के अंदर 10 लाख रशियंस ऐसे हैं जिनके पास इजरायली पासपोर्ट्स हैं, चाइना में ये मामला नहीं है। रशिया में 10 लाख रशियंस डुअल नेशनैलिटी रखते हैं इजराइल की, उनके पास इजरायली पासपोर्ट्स भी हैं। तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन रशियंस की जो प्रोटेक्शन है वो हर सूरत में उनके ऊपर लाजिम है। यानी अगर रशिया कोई असलहा देता है और ये वाले रशियन जो डुअल नेशनल है इजराइल में मौजूद होते हैं और वो असलहा उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है, तो फिर क्या होगा? मतलब ये बहुत कंप्लेक्स इशू है। 10 लाख बंदा है जो इजराइल रशिया के अंदर रह रहा है और इजराइल का नेशनल भी है।
इस तरह तो सिर्फ अमेरिका में आप देख सकते हैं या इस तरह की रियासतें, तो रशिया में इतनी बड़ी तादाद में वो रहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट, उनकी लॉबिंग, उनके मामलात कितने ज़्यादा होंगे। और जो मैंने आपको कहा ना कि ये अनइमेजिनेबल है, और ये प्यूटन के अलावा दुनिया का कोई लीडर इस लेवल के ऊपर फैसला नहीं कर सकता है। इस सारी कंप्लेक्स अंदरूनी कंप्लेक्सिटी के बावजूद प्यूटन ने यस कहा। तो इस यस से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वॉर के, इस ग्रेट गेम के स्टेक्स किस हद तक हाई हो चुकी है। अब ये जंगें वो नॉर्मल जंग नहीं है जो आप यहां पर देख रहे हैं, यूक्रेन की और मिडिल ईस्ट की। ये जंग वॉर ऑफ सर्वाइवल बन चुकी है। जो अफगानिस्तान, जो इराक और शाम और लीबिया, ये वो वाली जंगें नहीं थी जो आज आप देख रहे हैं। ये वॉर ऑफ सर्वाइवल बन चुकी है ईरान और रशिया के लिए, और कल को चाइना को भी पता है कि उनके लिए मसला पैदा होगा। यानी वो रशिया को डिवाइड करने के लिए आ रहे हैं और उसके अंदर घुस चुके हैं। ईरान के लिए भी वो कुछ ऐसा ही सोच कर बैठे हुए हैं, और अगली आखिरी बारी जो है वो चाइना की है। तो ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है, इसलिए अब ये इस बड़े लेवल के ऊपर फैसले हो रहे हैं जो नॉर्मल रूटीन में रशिया फैसले नहीं कर सकता। लेकिन अब स्टेक्स इतने हाई हो गए हैं कि या तो मुल्क बचाना है या फिर इनको, ये जो लॉबिंग है, इनको बचाना है। तो स्टेक्स इतने हाई हैं। ये बात आपको समझने की है कि एक नई दुनिया तश्कील पाने जा रही है, जिसमें से कुछ मुल्क रहेंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ डिवाइड हो जाएंगे, आइडेंटिटी बदल जाएगी, रीशेप हो जाएंगे, सरहदें बदलने जा रही हैं। तो ये इस लेवल की जंग है। ये प्यूटन आपको जो दौड़े दौड़े नजर आ रहे हैं, ये ऐसे ही हो रहा है। एक दिन उनका एक कदम इधर अजरबैजान में होता है, किस दिन जॉर्जिया में होता है, किसी दिन वो चीचनिया पहुंचे होते हैं, आज वो मंगोलिया के अंदर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे थोड़ी हो रहा है। प्यूटन को जिसको आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी, वो वियतनाम में कभी आकर, कभी ईरान से, कभी नॉर्थ कोरिया से कंप्रिहेंसिव डील्स कर रहे हैं, और वियतनाम को कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बना कर देंगे। ये ऐसे थोड़ी हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है। इसके पीछे ये वाले सारी गेम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब इसी दरम्यान चाइना को ये कंप्लेक्सिटी नहीं है, यानी उसके अंदर कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है जो इसराइल के नेशनल हो, लेकिन बहरहाल उसके ताल्लुकात तो थे इसराइल के साथ, तो वो ज्यादा बिजनेस नोयत के थे, तो चाइना उनको रिवाइव कर रहा है। फलस्तीन के साथ, ईरान के साथ खड़े होकर इसराइल के लिए जो अपने ताल्लुकात हैं वो रिवाइव कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन बात यह है कि ईरान ने रिस्पॉन्स करना है इसराइल को, और उसके हवाले से जो रशिया ने अभी भेजा है, जो हथियार भेज दिया है, इसने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। ये सबसे खतरनाक हथियार है। जैमिंग टावर्स भेजे गए हैं रशिया की जानिब से, और आपको बताइए ये जैमिंग टावर्स क्या बला का नाम है। ये ऐसी बला है कि ये 5000 किलोमीटर तक का जो पूरा एरिया है उसको, हर एक चीज को जैम करके रख देंगे। ये आज तक मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल नहीं हुए। ईरान और इजराइल का फासला कितना है? 2000 किलोमीटर। यानी इसमें आप समझ लें कि 2000 में तो पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो कवर हो जाता है। 2000 यमन से जो इसराइल का फासला है वो 1600 किलोमीटर बनता है, 2000 में तो ये सारा कवर हो जाता है। ये 5000 किलोमीटर इनकी रेंज है कि उसमें ये तमाम चीजें जैम कर सकते हैं, जिसमें सैटेलाइट्स भी हैं, कम्युनिकेशंस भी है, एक एक चीज है। आप जरा ये हेडलाइन देखिए और सबूत देखिए। द गेम चेंजिंग सिस्टम केपेबल ऑफ जैमिंग एंड स्क्रैम्बलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेडियो सिग्नल, जीपीएस, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स अप टू 5000 किलोमीटर अवे। क्या क्या ये जैम कर सकता है उसकी तफसीलात, और 5000 किलोमीटर तक। अच्छा, अगर ये, अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, ये अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ, ये अभी ईरान पहुंचाया गया है, ये डिप्लॉय नहीं हुआ। दिस इज एन अल्टीमेट नाइटमेयर फॉर इजराइल एंड नेटो इफ डिप्लॉयड बाय ईरान। द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कैन लिटरली fry the whole Israeli grid, which is only 2000 kilometer away, targeting a military base and also the electric grid. तमाम उनके मिलिट्री बेसेस, उनके पूरा जो इजरायली ग्रिड है वो सारे के सारे इसके निशाने के ऊपर होंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ 2000 किलोमीटर के दूरी के ऊपर है। तो अभी ईरान कैसे हमला करेगा कि ये डिप्लॉय करेगा और फिर साथ वो क्या फायर करेगा। अब जरा ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन देखिए जो खुलासा है। टीचिंग द ऑक्यूपेशन स्टेट एन एपिक unforgettable lesson that might feature a combination of the BN and new Iranian hypersonic missiles. इसराइल को एक अनफॉरगेटेबल, एक तारीखी जो लेसन है वो उसको सिखाया जाएगा, असली सबक उसको सिखाया जाएगा। उसकी ये जो बदमाशी है ना उसको सबक सिखाया जाएगा, उसकी ये गुरूर वाली नाक को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया जाएगा कि उसका जब दिल चाहता है वो जिस रियासत के ऊपर जाकर हमलावर हो जाएगा, वो उस तेहरान के ऊपर हमलावर हो जाएगा जिस दिन उन्होंने हलफ उठाना है।
तो ये दुनिया इसकी जागीर है कि ये जो मर्जी करेगा, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस मगरूर और जालिम इजराइल को सबक सिखाने का इस तरह से इंतजाम किया गया है। ये इतना बड़े वो टावर नस्ब होंगे, उसके ऊपर मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल चलेंगे, और ज़रूरी नहीं है, एक्सपर्ट ये बता रहे हैं और खबरें जो आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है ये ईरानी मिसाइल होंगे। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये चाइनीज़ हाइपरसोनिक भी हो सकते हैं, ये रशियन हाइपरसोनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि देखें ईरान के ज़बरदस्त हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, लेकिन रशियन तो रशियन है फिर, और चाइनीज़ तो फिर चाइनीज़ है, और चाइना भी बैलिस्टिक मिसाइल भी दे रहा है। तो इन बैलिस्टिक और इन हाइपरसोनिक मिसाइल को कौन रोकेगा, जो हिजबुल्लाह के 340 चीप मिसाइल और चीप ड्रोन्स को नहीं रोक सका, और उसने तिल अवीव में घुस कर उनकी मिसाल बेस को उड़ा के रख दिया। तो इन चाइनीज और रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल को जब ये वाले टावर भी नस्ब होंगे जो हर चीज को जैम और उड़ा के रख देंगे, और सैटेलाइट्स क्या और फलाना क्या, तो कौन रोकेगा, मुझे बताइए। तो ऐसे नाज़रीन होने जा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको चलते चलते यह भी जरूर बता दूं कि ईरान ने इतना डिले क्यों किया है। अब जितना मैंने आपको बताया है, आपको समझ आ गई होगी कि असल पीछे बहुत ग्रेट गेम चल रही है। यह मामला सिर्फ एक इमीडिएट रिस्पॉन्स का नहीं था, यह मामला अक्लमंदी से काम लेने का था। तो 3-4 जो बड़े फैक्टर्स थे, उसमें एक अकोमुलेशन ऑफ पावर था, यानी पावर को इकट्ठा करना। दूसरा नाज़रीन यह था कि इजराइल के अंदर वो पूरी एंजाइटी पैदा करके रखना, और तीसरा वेस्ट जो बेग कर रहा है, जो भीख मांगने के ऊपर उतर आया, ईरान के हमला ना करो, हमला ना करो, वो बहुत जरूरी था। फिर अपना जो रिकग्नाइज ऑफ रिएक्शन है, रिकग्नाइज ऑफ रिस्पॉन्स है, वो साबित करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी था। मिसाल के तौर पे आप जरा ये सबूत के तौर पे हेडलाइन देखिए, सो द वेटिंग गेम एक्चुअली अ मास्टर क्लास स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी टू रैटल इजराइल्स नर्व्स। तो ये एक मास्टर क्लास स्ट्रेटजी है ईरान की, ये जो वेटिंग उसने किया हुआ है, टू रैटल इजरायली नर्व्स विल परसिस्ट बीनीथ ऑल द चीप ड्रामा ऑफ द कलेक्टिव वेस्ट बैगिंग ईरान टू नॉट रिस्पॉन्ड। जो एक वेस्ट की बैगिंग देखी गई, वेस्ट कैसे भीख मांगता रहा ईरान से, और भी मांग रहा है, ये भी करना जो है वो जरूरी था और दिखाना बहुत जरूरी था। और उन्होंने लिखा कि ये जो यूके, फ्रांस और जर्मनी इधर उधर इन्होंने स्टेटमेंट जारी की, दैट वाज इन अ डेस्परेशन रो, कि वो पैनिक में पूरी तरह से, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, ईरान को बार बार फोन घुमा रहे थे और अभी भी, और जो है वो पूरी तरह से डेस्परेट नजर आ रहे थे। तो वर्ल्ड पावर जो थी वो ईरान से भीख मांग रही थी। तो ये वेट करने की ये मास्टर क्लास स्ट्रेटजी थी जो ईरान ने खेली। साथ क्या किया कि इधर से ये सारा कुछ रशिया से और चाइना से मंगवा लिया, और इसमें देखिए कि रिकग्नाइज्ड राइट वो उसने अपना मनवाया थ्रू जबरदस्त डिप्लोमेसी, अपना जो रिस्पॉन्ड का राइट है वो उसने मनवाया। And he also established he do not seek permission from anyone to exercise it। और उसने साथ ये भी साबित किया, जब वेस्ट उससे भीख मांग रहा था, कि हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अपना इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, यानी इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए हमें किसी का खौफ नहीं है। ठीक है, तो ये मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी उन्होंने। अब नाज़रीन यहां पर बात यह है कि हमला तो हर सूरत होगा, क्योंकि ईरान को अपनी रिस्पेक्ट दोबारा से रीगेन करनी है, अपनी डेटरेंस रीगेन करनी है। अगर ईरान ने यह हमला नहीं किया तो ईरान में फिर कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता होगा कि ईरान तो अपने गैस की हिफाजत ही नहीं कर सकता। तो वो तो हमला होगा, ये तो डिबेट ही नहीं है कि हमला होगा या नहीं होगा। ये पिछली सारी डिबेट जो 20 मिनट में हमने की, आपको समझ आ गई होगी, इतनी तैयारी ही हमला करने के लिए की गई है। लेकिन एक मास्टर क्लास और अनफॉरगिवेबल, अनफॉरगेटेबल हमला इजराइल के ऊपर, उसको लेसन सिखाने के लिए, हिस्टोरिक लेसन सिखाने के लिए इतना इंतजार किया गया। और यहां पर तो खबर यह भी आ रही है, जो मैंने आपको कहा ना टॉप सीक्रेट, आज हम आपसे शेयर करेंगे कि इस्माइल हानिया के ऊपर जो हमला हुआ उसको चाइना और रशिया ने अपने खिलाफ थ्रेट समझा। यह कोई छोटी बात नहीं है। द इजरायली प्रोवोकेशंस स्पेशली द असैसिनेशन ऑफ हानिया वर अ डायरेक्ट अफ्रंट टू 3 टॉप ब्रिक्स मेंबर्स रशिया, चाइना एंड ईरान। उन्होंने इस तरह से इसको परसीव किया, तो ये हमला तो होना ही था। अब नाज़रीन यहां पर जो एक चीज हो रही है वो ये कि ईरान हमला करेगा, और उसके जवाब में ये तीनों मुल्क इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फिर उसका जवाब कुछ भी आ सकता है। इवन न्यूक्लियर जवाब इसके लिए रशिया, चाइना और ईरान तैयार हो चुके हैं कि इजराइल जो है वो कुछ भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब सवाल वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आखिरी पार्ट है अब इस वीडियो का, कि यह हमला होगा कब। इतना अंधेरे में रखा हुआ ईरान ने कि सारी दुनिया की क्यूरियोसिटी, ये हमला होगा कब। अब ये हम ईरान का हमला और साथ जो ग्रेट गेम जारी है, फलस्तीन की आज़ादी के मामलात और इसराइल के खात्मे के मामलात, वो दोनों चीज़ें साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मामलात अब जुड़े हुए हैं। ये हमला होगा कब नाज़रीन? ये हमला ब्रिक्स की मीटिंग से पहले होगा। हर सूरत में ब्रिक्स की मीटिंग से पहले ईरान हमला करेगा। उसकी वजह नाज़रीन क्या है? उसकी वजह नाज़रीन यह है कि ब्रिक्स की मीटिंग में जाकर ईरान को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है।
ईरान को, यानी वो हमला करेगा और साथ ही फिर ब्रिक्स की मीटिंग होगी। तो ईरान वहां पर जाकर आपको पता है क्या बात करने वाला है? ईरान ये कहने वाला है और मेंबर्स को कन्विंस करने वाला है, जो कि रशिया और चाइना तो समझते हैं लेकिन बाकी सबको, कि दिस इज नॉट जस्ट आवर वॉर, बल्कि ये हम सब की जंग है। दिस इज योर वॉर ऑल्सो। जो वो कांग्रेस में खड़े होकर, आपको याद है बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा था कि आवर विक्ट्री इज योर विक्ट्री। तो बेसिकली ईरान भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। अगर इजराइल की लड़ाई वेस्ट की लड़ाई है, अगर इजराइल की लड़ाई नेटो की लड़ाई है, तो फिर ईरान की लड़ाई ब्रिक्स की लड़ाई कैसे नहीं हो सकती? तो बेसिकली ये काम जो है वो ईरान वहां पर करने जा रहा है, क्योंकि ये बात फैक्ट है और ईरान इस बात को एस्टैब्लिश करेगा कि हमारा नुकसान आपका नुकसान है। ये जो इजराइल जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जो बेतुकी जंग है और जेनोसाइड को रोकने के लिए तैयार नहीं है और प्रोवोकेशंस कर रहा है और जंग छेड़ रहा है, बेसिकली ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ भी जंग है। ये उस कॉरिडोर के खिलाफ भी जंग है जो रशिया, ईरान और इंडिया तक बनना है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट के खिलाफ ये जंग नुकसानदेह साबित होगी। तो ये जंग बेसिकली हम सब के फायदे और नुकसान की जंग है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तो यूरोप भी आता है, तो फिर ये यूरोपियंस के खिलाफ भी जंग ना हुई। बेल्ट एंड रोड में तो यूरोप भी आता है ना, तो फिर तो ये यूरोपियंस के खिलाफ भी जंग हो गई। तो ये है वो मास्टर क्लास स्ट्रेटजी, ये है वो ग्रेट गेम जिसके जरिए ईरान ने इजराइल का मक्कू ठपने का पूरी तरह से फैसला कर लिया है। और इजराइल जो गेमें खेलता आया है, अब उसकी मकारियों का और चालाकियों का वो सारा जो टाइम है वो इस वक्त खत्म हो चुका है। और जरा अगली अब फाइनल बात जरा गौर कीजिए, इमेजिन कीजिए, जब ईरान ये सारी बातें कर रहा होगा इजराइल के खात्मे की, जिसके साथ चाइना और रशिया खड़े हैं, उस वक्त ब्रिक्स की मीटिंग में उस टेबल के ऊपर दूसरी तरफ और कौन बैठा होगा? वहां पर फलस्तीन बैठा होगा। फलस्तीन बतौर रियासत टेबल की दूसरी तरफ बैठा होगा जब ये सारा कंसेंसस हो रहा होगा इजराइल के खिलाफ। तो जरा देखिए, तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ कि कोई दुनिया का इतना बड़ा ब्लॉक, यानी आने वाले दुनिया का रूलर कौन है, दुनिया को आगे रूल कौन करने जा रहा है? ब्रिक्स रूल करने जा रहा है। दुनिया के इक़्तिदार इनके पास शिफ्ट होने जा रहा है। वो फलस्तीन को अपने साथ बिठाकर इस चीज के ऊपर कंसेंसस कर रहे होंगे कि फलस्तीनी रियासत को आजाद करवाना है। ये इस पूरे 100 साल तनाज़े के अंदर कोई ऐसा ग्रुप, यानी इतने मुल्क जहां पर बैठे और फलस्तीन को साथ बिठाया हो और कह रहे हो कि इसराइल के खिलाफ अब फाइनल इक़दाम होंगे, ये कभी तारीख में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वो मास्टर प्लान है जिसकी इस वक्त तैयारी की जा रही है। इसके हवाले से एक आप हेडलाइन मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूं। इट इज अ सिग्निफिकेंट रशियन डिप्लोमेसी विक्ट्री, द ऑप्टिक्स ऑफ पैलेस्टीनियन बीइंग प्लेस्ड अमंग द ब्रिक्स for the serious discussions will have an immense impact on all across the Muslim states and the global majority। इसके इतने बड़े इंपैक्ट ग्लोबली जो है वो होने जा रहे हैं। नज़र यहां पर ईरान जो एक और काम कर रहा है वो इसराइल को वेस्ट के लिए एक लायबिलिटी बना रहा है, अमेरिका के ऊपर उसको एक बोझ बना रहा है कि उसकी जंगें, उसकी कार्रवाइयां असल में अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनके मफादात अब एक दूसरे में टकराने लगे हैं। ये बड़ी जबरदस्त तरीके से ईरान ये काम कर रहा है। फिर यहां पर चाइना अब इसमें डायरेक्ट प्लेयर बन चुका है विद बीजिंग डिक्लेरेशन, जहां पर बीजिंग ने पहली बार फलस्तीनी तनाज़े के किसी मामले में साइन किए। उन्होंने फलस्तीनी तंजीमों को बुलाया, उनकी यूनिटी करवाई, उसको बीजिंग डिक्लेरेशन का नाम दिया गया, बीजिंग डिक्लेरेशन कर, उसमें चाइना ने साइन किए। तो चाइना की एक बात आप समझते हैं और उनके साइन हो गए हैं। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन इस वक्त की गेम्स है जो साथ साथ जारी है। मैं आपको बता सकता हूं कि इसराइल का मक्कू ठपने का पूरी तरह से ये तैयारी हो चुकी है और अगर इमीडिएट रिस्पांस किया जाता तो ईरान ये सारी चीज़ें गेन नहीं कर सकता था। मैंने आपको बताया कि ये एक लंबी जंग है, ये लंबी रेस है, तो फोकस जीतने के ऊपर होना चाहिए। तो इसराइल को हराना कोई आसान काम नहीं है। यहां पर बड़े बड़े पहलवान आए हैं लेकिन इसराइल के सामने जीत नहीं सके हैं। लेकिन अब की बार इस जुल्म की इमारत का खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि रशिया और चाइना कितने कमिटेड होकर खड़े हैं। रशिया कितने बड़ा फैसला कर रहा है, हालांकि 10 लाख उसके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन पुतिन इतना बड़ा फैसला कर रहा है। तो ये रशिया और चाइना पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं और फलस्तीन के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने असल में अमेरिका को हराना है। तो अमेरिका को हराया नहीं जा सकता जब तक मिडिल ईस्ट में इसराइल को ना हराया जाए। ये बुनियादी चीजें हैं, आपके साथ शेयर की, अपनी राय जरूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।